प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सोवियत प्रणाली। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। नंबर 2, सोवियत प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। नंबर 3, सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। नंबर 4, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। इन सभी देशों की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली में ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया। इनका नेता सोवियत संघ था। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व की तुलना में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कहीं ज़्यादा विकसित थी। नंबर 6, लेकिन सोवियत प्रणाली पर नौकरशाहों का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जिसका सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था तथा यह दल जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूसी गणराज्य का हर मामले में वर्चस्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अपने आप को उपेक्षित दमित महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वह प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिम देशों की तुलना में पीछे रह गया। कौन? सोवियत संघ। ये अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप से उसकी अर्थव्यवस्था और कमज़ोर हुई। यहाँ उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई और 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में ये व्यवस्था लड़खड़ाने लगी। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। 1980 के दशक के मध्य में गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उसने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की अकल्पनीय परिणति हुई। नंबर 1, पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें जनता के दबाव में एक के बाद एक गिर गई। वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। नंबर 2, देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों लोकतांत्रिकरण का जहाँ साम्यवादी दल के नेता द्वारा विरोध किया गया, वही जनता और तेज़ी से सुधार चाहती थी। 1991 में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। इन्होंने पूंजीवाद लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। इन्होंने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन किया। बाकी गणराज्यों को राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। नंबर 3, रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ के अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियों को निभाने की जिम्मेदारी रूस को सौंपी गई। इस प्रकार सोवियत संघ का पतन हुआ। सोवियत संघ के पतन का घटना चक्र क्या है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी घटनाएं कब हुई। मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू की। 1988 में लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। एस्टोनिया और लताविया में भी आंदोलन फैल गया। 1989 सोवियत संघ ने घोषणा की कि वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। फरवरी 1990 में गोर्बाचेव ने सोवियत संसद, जिसका नाम है ड्यूमा, के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का
72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हो गया। जून 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। कौन सा बना था? लिथुआनिया। जून 1991 में येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा और रूस के राष्ट्रपति बन गए। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट किया। सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करके स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल का हिस्सा बने। 1993 में जॉर्जिया राष्ट्रकुल का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। किसको मिली? रूस को। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का अंत हो गया, यानी सोवियत संघ का विखंडन हो गया। सोवियत संघ का विखंडन क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला कारण है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बना। नंबर 2, परमाणु हथियार, सैन्य साजो सामान तथा पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देशों के विकास पर हुए खर्चों से सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना। सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। नंबर 3, पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ की जनता को जब यह जानकारी मिली कि सोवियत संघ पश्चिम देशों से काफ़ी पीछे है, तो इससे जनता को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक धक्का पहुंचा। नंबर 4, गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना, खुलेपन का अभाव तथा केंद्रीकृत सत्ता के कारण जनता शासन से अलग थलग पड़ चुकी थी। सरकार का जनाधार खिसक गया था। नंबर 5, गोर्बाचेव ने जब सुधारों को लागू किया तो आकांक्षाएं, अपेक्षाओं का जनता का जो ज्वार उबड़ा, शासन उसका सामना नहीं कर सका। जहां आम जनता और तीव्र सुधार चाहती थी, वहां सत्ताधारी वर्ग इस बात से असंतुष्ट था कि गोर्बाचेव सुधारों में बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा। रूस, बाल्टिक गणराज्यों, यूक्रेन, जॉर्जिया में राष्ट्रवादी भावनाओं, संप्रभुता की इच्छा का उभार सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। विघटन की क्या परिणतियाँ हुईं? सोवियत संघ के विघटन से प्रमुख परिणाम निकले। नंबर 1, शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हुई। नंबर 2, अमेरिका विश्व में अकेला महाशक्ति बन बैठा। इस प्रकार एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। नंबर 3, उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। नंबर 4, सोवियत संघ से अलग होकर अनेक नए देशों का उदय हुआ। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। जैसे नंबर 1, निजी स्वामित्व को मानता, राज्य की संपदा का निजीकरण और पूंजीवादी ढांचे को तुरंत अपनाने पर बल दिया गया। नंबर 2, मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। नंबर 3, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति पर बल दिया गया। नंबर 4, पश्चिमी देशों से पृथक संबंध की स्थापना। सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर प्रत्येक देश को सीधे पश्चिमी देशों से जोड़ा गया। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले? पहला परिणाम है शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था
तहस नहस हो गई। पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचा गया। नंबर 2, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रा स्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। नंबर 3, पुराने व्यापारिक ढांचे के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। नंबर 4, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। इससे अमीर और गरीब की खाई और बढ़ गई थी। नंबर 5, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण के कार्य को प्राथमिकता के साथ नहीं किया गया। फलतः संसद एक कमज़ोर संस्था रह गई। न्यायिक संस्कृति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित नहीं हो पाई। नंबर 6, अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का आधार बना खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु, संघर्ष और तनाव। नंबर 1, अनेक गणराज्यों में गृह युद्ध हुए और बगावत हुई। नंबर 2, इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल बढ़ी। नंबर 3, अनेक में हिंसक अलगाववादियाँ आंदोलन चले। नंबर 4, मध्य एशियाई गणराज्य पेट्रोलियम के विशाल तेल भंडारों के कारण बाहरी ताकतों, तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गए। अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था और रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता था और उसका मानना है कि इन्हें रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। चीनियों ने भी सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्व साम्यवाद देश और भारत। भारत के संबंध रूस के साथ गहरे हैं। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। ये संबंध जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण अनेक मसलों में फ़ायदा हुआ, जैसे कश्मीर समस्या, ऊर्जा आपूर्ति, चीन के साथ संबंधों में संतुलन लाना आदि। रूस का भारत से लाभ यह है कि भारत उसके हथियारों का एक बड़ा खरीदार देश है। रूस ने तेल के संकट के घड़ी में भारत की हमेशा मदद की। रूस भारत की परमाणु योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बेटो ये पाठ है वो समाप्त हुआ और मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा।